एक ऊपर एक रखेंगे तो इस पर आप इसको अरेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए एक चेयर है, एक चेयर आप इसको और रख के इस पर रख नहीं सकते। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्लासरूम कोई है ना, अब हमारे हमको यहाँ क्लासरूम जो चल रहा है यहाँ से बंद कर कहीं और लेके जाना है इस कुर्सी को, तो हम एक इस पर रख के नहीं जा सकते क्योंकि इस पर अरेंज नहीं हो पाएगा। लेकिन जो वाला कुर्सी होता है जो शादी ब्याह में जो मतलब रखता है मैरिज में, तो उसको आप एक बार ऐसे रख के अरेंज हो जाएगा, तो उसको आप एक जगह से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं। लेकिन इसको अगर ले जाना होगा एक जगह दूसरी जगह तक, इसको आप एक कोई कुआं है, कुआं में कोई पत्थर है, अब उस पत्थर को कुआं में से निकालना है आप लोगों को। यहाँ कोई मान लो पत्थर है, तो कुआं है और यहाँ कोई पत्थर है और इस पत्थर को इस कुएं में से निकालना है। ठीक, अब कोई दो दोस्त हैं, एक यहाँ कोई और एक यहाँ कोई रहता है, आपस में दोनों दोस्त हैं। ये क्या करें कि आपस में ऐसे खींच रहे हैं रस्सी से बड़ा, ये ऐसे खींच रहा है दोनों, तो क्या होगा, जो कुएं में से जो पत्थर होगा ऐसे निकल जाएगा आसानी से, क्योंकि दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं अपवर्ड्स लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। यहाँ जो इसका जो पत्थर होगा आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि जो फोर्स लग रही है इसका डायरेक्ट लग रही है। यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट होगा वो अधिक होगा, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, अधिक में मैक्सिमम होगा, डाइपोल मोमेंट अधिक होगा। अब इसका ये पैरा वाले में क्या है कि कोई दो दोस्त है, कोई एक पत्थर कुछ नहीं होता, टैग वार मान लीजिए कोई इधर दो लोग हैं, इधर कोई 5 लोग हैं और एक इधर 5 लोग हैं। अब बीच में रस्सी है, अब मान लीजिए 100 मीटर फोर्स लगा रहे हैं कोई और 150 मीटर फोर्स लगा रहे हैं, तो जो रस्सी होगा वो किधर चल जाएगा, जाहिर सी बात है डिवाइड करेगा, क्योंकि दोनों से जो फोर्स लग रही है 100 न्यूटन इधर लग रही है, 100 न्यूटन इधर लग रही है। यहाँ पर जो इसका डाइपोल मोमेंट होगा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जो पैरा वाला होगा, पैरा में डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब ऑफिशियल चैनल दैट इज पायनियर रेजू में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स और हैलो एरिस, और कुछ हम इसमें कुछ नियम पढ़ेंगे। तो इसके हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को आज देखेंगे और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगा इसके अगले लेक्चर में डील किया जाएगा, जिसमें हम SN1 और SN2 को पढ़ रहे होंगे। ठीक, तो आज हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, यानी जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं उसमें से कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि इन टेक्स्ट NCERT में दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें कुछ रूल दिए गए हैं या फिर कुछ रूल को हमको ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहला रूल है कीपिंग सेम हेलोजन एटम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट increases with increase in number of alkyl and number of carbon atom। ठीक है, तो पहला रूल ये है कि अगर हम लोग हैलोजन एटम को सेम रखें और कार्बन एटम यानी कार्बन की संख्या को हम लोग इंक्रीज करें, तो जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक, जैसे एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल द्वारा, जैसे हमारे पास है CH3X है ना, दूसरा है C2H5X, आगे C3H7X, C4H9X है ना। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो हैलोजन है यानी जो X है ना, यहाँ पर हैलोजन कोई एक होगा, उसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन एक होना चाहिए। और यहाँ पर जो कार्बन संख्या है लगातार इंक्रीज होती चली जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हम ऊपर से नीचे आएंगे कि इसका जो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होगा वह इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक, क्यों होता चला जाएगा, क्योंकि कार्बन जो संख्या होती है लगातार बढ़ती चली जाती है ना। और एक चीज़ कि हम जब किसी चीज़ को क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, तो हम उसको ठोस से यानी सॉलिड से हम किस में चेंज करते हैं, या फिर जो सॉलिड या लिक्विड से हम किस में चेंज करते हैं, उसको गैस में। अगर कोई भी मॉलिक्यूल जितना हल्का होगा, जितना ही एकदम लाइट होगा, उसको हमको फोर्स करके ऊपर उठाने में कम एनर्जी की आवश्यकता होगी, है ना। अगर मान लो कोई बंदा है, कोई दोस्त है, अगर आप उसको ढकेलेंगे, जितना वो हल्का होगा उसको आप उतनी आसानी से ढकेल लेंगे। अगर कोई मोटा आदमी है तो उसको आप ढकेलेंगे, थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, है ना। तो अगर जितना कोई भी आइटम जितना हल्का होगा उसको आप वाष्पित करने के लिए, जितना नहीं उसको
गैस में चेंज करने के लिए आपको कम एनर्जी देना होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे हम ऊपर से नीचे चले आ रहे हैं, यहाँ पर कार्बन संख्या 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, तो यहाँ पर लगातार इसकी जो हैवीनेस वो इंक्रीज़ होती चली जा रही है। जब हैवीनेस इंक्रीज़ होती चली जाएगी तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा और मेल्टिंग पॉइंट होगा इंक्रीज़ होता चला जाएगा, है ना। तो क्यों होता है, इसको स्टार मार्क से कर लेते हैं। इसका रीज़न क्या है कि क्यों हम जब हेलोजन एटम को सेम रखा जाता है और कार्बन की संख्या को इंक्रीज़ किया जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज़ होता है। तो इसका रीज़न ये है कि जो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ कार्बन एटम के। नंबर ऑफ कार्बन एटम यह प्रोपोर्शनल होता है वांडरवाल्स फोर्स के, है ना। अगर हम कार्बन की संख्या बढ़ाएंगे या नंबर ऑफ इंक्रीज़ करेंगे हम कार्बन की, तो वांडरवाल फोर्स भी इंक्रीज होगा। जब वांडरवाल फोर्स इंक्रीज होगा तो जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होगा वह क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो पहला ये हम लोगों का है जो रूल है। दूसरा क्या करेंगे हम कि दूसरे में हम हेलोजन एटम को इंक्रीज करेंगे, यानी इसके एटॉमिक साइज को या एटॉमिक मास को इंक्रीज करेंगे और एल्काइल ग्रुप को हम यहाँ पर कांस्टेंट करेंगे। तो देखते हैं उस केस में क्या होता है। यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीन पॉज करके। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। सो आगे हम लोग क्या करने वाले हैं कि आगे हम लोग एल्काइल ग्रुप को कांस्टेंट रखेंगे और हेलोजन का जो एटॉमिक मास होगा उसको हम क्या करेंगे, वेरी करेंगे, यानी घटाएंगे बढ़ाएंगे। तो सेकेंड है हम लोगों का कीपिंग सेम एल्काइल ग्रुप, कीपिंग सेल एल्काइल ग्रुप, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट increases with increase in atomic mass, increasing mass of halogen एटम, है ना। तब क्या करेंगे हम, एल्किल ग्रुप के यहाँ पर हम कांस्टेंट करेंगे और हम किसको चेंज करेंगे, एटॉमिक मास को, वो भी किसके, एटॉमिक मास को, हेलोजन के एटॉमिक मास को। तो उस केस में क्या होगा, उसमें जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वह इंक्रीज होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल दोबारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों के पास है CH3 फ्लोरीन, CH3 ब्रोमीन, है ना, फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन रहेगा, CH3 ब्रोमीन, CH3 आयोडीन। तो ये है फ्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन और ये है आयोडोमेथेन। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप है वह तो सेम है, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन और यहाँ भी एक कार्बन। चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो यहाँ पर जो इसकी जो फ्लोरीन होती है, फ्लोरीन से अगर हम लोग आयोडीन की तरफ आते हैं तो इसकी जो एटॉमिक साइज होती है वह कांस्टेंट इंक्रीज होती चली जाती है, मतलब लगातार कंटिन्यूसली इंक्रीज होती चली जाती है। जब इसकी एटॉमिक मास इंक्रीज होती चली जाएगी तो ये भारीपन हो जाएगा, है ना, हैवीनेस हो जाएगा। तो इसको हम लोग गैस में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना होगा। ठीक, तो कहने का मतलब फ्लोरोमेथेन का जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होगा कम होगा और आयोडोमेथेन का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो होगा अधिक होगा। क्यों अधिक होगा, क्योंकि यह ज़्यादा हैवी है। ठीक है, ये तो हो गया मतलब याद करने तरीके से। अब इसका जो टेक्निकल रीज़न है इसको समझते हैं कि यहाँ जो बॉइलिंग और एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक मास ऑफ
एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन के, है ना। यानी जितना ज़्यादा हेलोजन का एटॉमिक मास अधिक होगा उसका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होगा वह क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, यहाँ पर है ये तीसरा रूल देखिए, थर्ड है कि एल्काइल हैलाइड्स आर मोर boiling point and melting point than their parent hydrocarbons ठीक है। एल्किल हैलाइड्स आर मोर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट दैन दियर पेरेंट हाइड्रोकार्बन। ठीक, यानी कोई जैसे हमारे एग्जांपल द्वारा समझते हैं हम लोग, यहाँ पर लेते हैं एग्जांपल CH3 है ना, इसका क्या नाम है, इसका नाम है एथेन। अब इसी का हम क्या करेंगे, कोई हैलाइड्स बना देते हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा कर कोई लगा देते हैं, मान लो Br लगाते हैं ब्रोमीन, तो जगह CH3 CH2 और यहाँ हो जाएगा Br, है ना। अब ये क्या होगा, ये बन गया ब्रोमो एथेन, क्या बन गया, ब्रोमो इथेन। सो जो ये ब्रोमो इथेन है इससे ही बना है, मतलब ये पेरेंट है इसका, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होगा कम होगा इसके कंपेयर में, है ना। इसका जो हैलाइड होगा एल्किल हैलाइड का होगा या इसका अधिक होगा बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट, और इसका क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, कम होगा। ये 3 हो गया। चौथा देखते हैं हम लोग, फोर्थ है ब्रांचिंग। फोर्थ क्या है, ब्रांचिंग, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास है N ब्यूटेन, है ना, CH3 CH2 और यहाँ पर CH3 है ना, और यहाँ पर करते हैं Br, ब्रोमो ब्यूटेन ले लेते हैं। और दूसरा है इसी का ब्रांचिंग इसको करते हैं CH3 CH2 CH, एक इस पर हम लगाते हैं CH3 और यहाँ कर दिया जाता है Br, है ना, या फिर Br को हम यहाँ कर लेते हैं इधर ही। यह 2 ब्रोमो, है ना, 2 ब्रोमो ब्यूटेन है। अब आगे क्या किया जा रहा है कि आगे और थोड़ा ब्रांचिंग कर लेते हैं, CH3 CH3 Br और यहाँ पे होते हैं CH3, है ना। देखिए इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन, इसमें 4 कार्बन। हाइड्रोजन की जो संख्या है इसमें कितनी है, 3 2 5 5 2 7 7 2 9, है ना। इसमें भी 9 और इसमें 9, एक ब्रोमीन इसमें, एक ब्रोमीन इसमें भी है, एक ब्रोमीन इसमें भी है। इसमें क्या है कि जो ब्रांचिंग है वो लगातार होती जा रही है, मतलब इंक्रीज होती चली जा रही है। ठीक, तो जो नॉर्मल चेन है, ठीक, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह होता है 375 केल्विन। नॉर्मल यहाँ पर जो ब्रोमो ब्यूटेन है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 375 केल्विन। इसका जो होता है यह 2 ब्रोमो ब्यूटेन का होता है 364 केल्विन, और 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन का होता है 346 केल्विन, है ना। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होती चली जा रही है, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कम होती चली जा रही है। पहले 375 था, ब्रांचिंग नहीं था, स्ट्रेट था, तो और थोड़ा ब्रांचिंग किए तो थोड़ा और कम हो गया, और ब्रांचिंग कर दिए तो और कम हो गया, है ना। तो जब ब्रांचिंग करते चले जाते हैं तो इसका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है वह लगातार कम होता चला जाता है। तो यहाँ से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं, ब्रांचिंग है ना इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, है ना। इसको आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। जो ब्रांचिंग होता है वह यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/बॉइलिंग पॉइंट से। कहने का मतलब कि अगर हम ब्रांचिंग
इंक्रीज करेंगे तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डिक्रीज करेगा। जब हम बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करेंगे तो जो ब्रांचिंग होगा उसको ब्रांचिंग क्या होगा, इसको कम करना होगा, है ना, यानी स्ट्रेट चेन में करना होगा, तब जाके यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ठीक, तो चौथा ये था रूल। अच्छा, इसका जो रीजन होता है, रीजन क्या होता है क्यों ये कम होता चला जाता है, क्योंकि इसकी जो सरफेस एरिया होती है, सरफेस एरिया है ना, वह घटती है, डिक्रीज होती चली जाती है, सरफेस एरिया डिक्रीज होती चली जाती है, इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह लगातार घटता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक, तो ये था हम लोगों का चौथा पॉइंट। आगे है लास्ट पांचवा, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ में है डाई हेलो बेंजीन, है ना, डाई हेलो बेंजीन में देखते हैं कैसा होता है। डाई हेलो बेंजीन किसे कहते हैं कि जब किसी बेंजीन पर दो हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए होते हैं तो उसको कहते हैं डाई हेलो बेंजीन, है ना। तो इस पर मान लीजिए आर्थो पोजीशन पर है, यहाँ पर मेटा पोजीशन पर है और यहाँ पर पैरा पोजीशन पर है। ठीक, तो इसमें यह करना है कि इसमें देखना है कि इसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। ठीक, अच्छा, जो डाई हेलो बेंजीन होता है इसका जो ऑर्डर होता है ना, यह आर्थो वाला है या पैरा है, नहीं, यह क्या है, मेटा है और ये क्या है, पैरा है, ये क्या है, आर्थो। तो आपको इसमें देखना है कि इसका किसका मतलब आर्थो, मेटा, पैरा, इन तीनों में से किसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अधिक होगा, है ना। तो यहाँ डिसाइड होती है डाइपोल मोमेंट से, इसका जो डाइपोल मोमेंट, हम डाइपोल मोमेंट के द्वारा यह डिसाइड करते हैं कि किसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वह ज़्यादा होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो हेलोजन ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों हेलोजन ग्रुप इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। ठीक, अब ये दोनों एक ही पास है, यहाँ क्या है, थोड़ा दूर चला गया है, और यहाँ क्या है कि दोनों पैरा भी है, मतलब अपोजिट दिशा में दोनों हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कुआं है, कुआं में कोई पत्थर है, अब उस पत्थर को कुआं में से निकालना है आप लोगों को। यहाँ कोई मान लो पत्थर है, कोई कुआं है और यहाँ कोई पत्थर है और इस पत्थर को इस कुएं में से निकालना है। ठीक, अब कोई दो दोस्त हैं, एक यहाँ कोई और एक यहाँ कोई लड़का है, आपस में दोनों दोस्त ही हैं। ये क्या करें कि आपस में ऐसे खींच रहे हैं रस्सी के द्वारा, ये ऐसे खींच रहा है दोनों, तो क्या होगा, जो कुएं में से जो पत्थर होगा इसे निकल जाएगा आसानी से, क्योंकि दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं अपवर्ड्स लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। तो यहाँ जो इसका जो पत्थर होगा आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि जो फोर्स लग रही है एक का डायरेक्शन लग रही है। तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट होगा वह अधिक होगा, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, अधिक होने मैक्सिमम होगा, डाइपोल मोमेंट अधिक होगा। अब इसमें आ जाइए पैरा वाले में। पैरा वाले में क्या है कि कोई दो दोस्त हैं, कोई एक पत्थर, कुछ एक नहीं होता टैगवार, तो टैगवार में मान लीजिए कोई इधर 2 लोग हैं, इधर कोई 5 लोग हैं और एक इधर 5 लोग हैं। अब बीच में रस्सी है, अब मान लीजिए इधर भी 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं कोई और इधर भी 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो जो रस्सी होगा वह किधर से जाएगा, वह जाहिर सी बात है कहीं जीवा नहीं करेगा, क्योंकि दोनों से जो फोर्स लग रही है 100 न्यूटन इधर लग रही है, 100 न्यूटन इधर लग रही है। तो यहाँ पर जो इसका डाइपोल मोमेंट होगा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो पैरा वाला होगा, पैरा में डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब शून्य हो जाएगा तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस केस में बता सकते हैं कि आर्थो, मेटा, पैरा में किसका अधिक होता है, तो हम बताएंगे कि आर्थो का सबसे अधिक होता है, फिर उससे कम मेटा का होता है, फिर उससे कम सबसे कम पैरा का होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो आर्थो का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो अधिक होता है इसके कंपेयर में, फिर इन दोनों कंपेयर में इसका अधिक होता है और इसका कम होता है, क्योंकि दोनों तरफ जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, दोनों तरफ समान फोर्स लग रहा है। तो यहाँ जो बेंजीन रिंग का जो इलेक्ट्रॉन है न तो ऊपर जा पाएगा न नीचे जा पाएगा, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा शून्य हो जाएगा। ठीक, तो ये तो बात हो गई बॉइलिंग पॉइंट की। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, है ना। अब किसकी बात किया जाए,
मेल्टिंग पॉइंट की। तो इसी में देख लेते हैं हम लोग कि मेल्टिंग पॉइंट किसका अधिक होगा। यहाँ पर x, यहाँ पर x है ना, ये आर्थो, मेटा, पैरा। अब हम बात कर रहे हैं किसका, मेल्टिंग पॉइंट का। इसके पहले किसका बात कर रहे थे हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट का। हम लोग बात करेंगे किसका, मेल्टिंग पॉइंट का, है ना। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। इससे पहले एक चीज़ कि मेल्ट कौन होता है, जो सॉलिड होते हैं, और बॉयल कौन होते हैं, जो लिक्विड होते हैं, है ना। फिर से बॉइल्स कौन होते हैं, जो लिक्विड होते हैं, और मेल्ट कौन होता है, जो सॉलिड होता है ना। तो मेल्टिंग इस बात पर डिपेंड करेगी, मेल्टिंग इस बात पर डिपेंड करेगी कि जो सॉलिड है उसका क्रिस्टलाइजेशन, यानी इसमें जो पार्टिकल अरेंज है उसमें किस प्रकार अरेंज है। अगर वह पार्टिकल अच्छी से पैकिंग किए हुए रहेंगे, है ना, तो उसमें जो उसको मेल्ट करने में ज़्यादा पावर की आवश्यकता होगी। अगर वही पार्टिकल एक दूसरे से डिसऑर्डर मैनर में अरेंज रहेंगे तो उसको क्या करने मेल्ट करने में कम एनर्जी की आवश्यकता होगी। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए दिया है आर्थो है, यहाँ पर मेटा है, और यहाँ पर पैरा है ना। तो इसके एग्जाम्पल आप समझते हैं। जैसे कि आप लोग चेयर देखे होंगे, है ना। तो चेयर भी दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल, जो शादी मैरिज वैरिज में रहता है ना, जो प्लास्टिक रहती है, और एक होता है कुछ इस प्रकार जो हमारे पास इस समय है, इस प्रकार, है ना। ये देखिए चेयर है। तो अगर इस चेयर को आप लोग एक ऊपर एक रखेंगे तो इस पर आप इसको अरेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए एक चेयर है, एक चेयर आप इसको और रख के इस पर रख नहीं सकते। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्लासरूम कोई है ना। अब हमारे हमको यहाँ क्लासरूम जो चल रहा है यहाँ से बंद कर कहीं और लेके जाना है इस कुर्सी को, तो हम एक इस पर रख के नहीं जा सकते क्योंकि इस पर अरेंज नहीं हो पाएगा। लेकिन जो वाला कुर्सी होता है जो शादी ब्याह में जो मतलब रखता है मैरिज में, तो उसको आप एक पर कैसे रख के अरेंज हो जाएगा, तो उसको आप एक जगह से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं। लेकिन इसको अगर ले जाना होगा एक जगह दूसरे जगह तक, तो इसको आप एक एक कर ले जाएंगे, है ना। मतलब ये अरेंज नहीं कर पाएंगे। तो सेम कंडीशन यहाँ है कि यहाँ जो पैरा वाला है, पैरा वाले में जो दोनों ग्रुप है दोनों अपोजिट दिशा में, और दोनों काफ़ी सिमेट्री होते हैं। क्या होते हैं ये पैरा वाले, सिमेट्री होते हैं। सिमेट्री होने के वजह से इनका जो क्रिस्टलाइजेशन होता है, यानी जो इनका पैकिंग होता है वो अच्छी तरह से हो जाता है। जब अच्छी तरह से हो जाएगा तो आपस में जब अरेंज हो जाएंगे, तो आपस में जब अरेंज हो जाएंगे तो इसको मेल्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। जब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी तो इसको मेल्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। जब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी तो वहाँ पर हमको इसको ज़्यादा क्या देना होगा, टेम्परेचर देना होगा, है ना। तो इसका जो पैरा वाला जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह अधिक होता है ना। लगभग 400 केल्विन के अप्रोक्स होता है इसका पैरा वाले का, है ना। जब डाई क्लोरोबेंजीन लेते हैं तो उसका लगभग 423 केल्विन एनसीईआरटी में गिवन, हमको याद नहीं, लेकिन फिर भी 423 केल्विन है। और इन दोनों का 300 अप्रोक्सीमेटली होता है। ठीक, तो इससे ये पता चल रहा है कि जो पैरा वाला होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट इन बॉइलिंग पॉइंट इन डाई हेलो बेंजीन, डाई हेलो बेंजीन में किसका अधिक होता है बॉइलिंग पॉइंट, आर्थो का। ठीक, और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट इन डाई हेलो बेंजीन किसका अधिक होता है, पैरा वाले का, है ना। तो इसका रीज़न क्या बताएंगे, आर्थो वाले का। आर्थो रीज़न ये बताएंगे कि इसमें क्या होता है, डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम होता है, डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम होता है। ठीक, पैरा में क्या होता है, पैरा में इसमें क्या रीज़न है कि इसमें सिमेट्री होती है। जब सिमेट्री होगी तो उसको पैकिंग करने में आसानी होगा। जब पैकिंग कर लेंगे तो उसको मेल्ट करने में ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों का फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स खत्म हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि एनसीईआरटी से दिए गए हैं, वो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं। हम लोग उसको ट्राई करते हैं। देखिए
इसमें दिया है अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, है ना। यहाँ पर कुछ हमको कंपाउंड लिए गए हैं और इसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में। यहाँ पहला दिया है ब्रोमोमेथेन, है ना, ब्रोमोमेथेन। दूसरा दिया है ब्रोमोफॉर्म और तीसरा दिया है क्लोरोमेथेन और चौथा लास्ट है ड्राई ब्रोमोमेथेन। ठीक, तो हम पहले इसका बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक, ब्रोमोमेथेन तो इसका हो जाएगा CH3Br, है ना। ब्रोमोफॉर्म तो ये हो जाएगा क्या चीज़, CHBr3। क्लोरोमेथेन तो ये हो जाएगा CH3Cl और यहाँ दिया है डाईब्रोमोइथेन। डाईब्रोमोइथेन मतलब CH2Br, एक यहाँ Br, 2Br, तो ये हो जाएगा CHBr2 या फिर डाईब्रोमोमेथेन। ठीक है, तो इसको आपको अरेंज करना है किसके हिसाब से, अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, है ना। तो अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि जैसे जैसे हम कार्बन संख्या इंक्रीज करते चले जाते हैं तो वहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इंक्रीज होता चला जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कार्बन संख्या है चारों में इक्वल है, 1 1 1 है। ठीक, तो यहाँ तो फेल हो गया। दूसरा हम पढ़े थे कि अगर हम लोग एल्काइल ग्रुप की संख्या कुछ मतलब समान रहे और हम किसको इंक्रीज करें या किसको चेंज करें, हम लोग हेलोजन को, तो वहाँ क्या होता है जब हेलोजन को एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में इंक्रीज किया जाता है तो वहाँ जो बॉइलिंग पॉइंट था वो इंक्रीज होता चला जा रहा था। तो यहाँ देखिए एक Br है ना, यहाँ पर 3 ब्रोमीन है, यहाँ पर एक क्लोरीन है और यहाँ 2 ब्रोमीन है। तो यहाँ सबसे कम किसका होगा, इंक्रीजिंग मतलब कम से अधिक की ओर चलना है। तो सबसे कम होता है फ्लोरीन में, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन, है ना। सबसे कम इसका होता है, फिर सबसे कम इसका होता है, फिर उससे अधिक ब्रोमीन का, फिर उससे अधिक आयोडीन का। ठीक, तब ब्रोमीन और क्लोरीन कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ब्रोमीन की अधिक होती है और क्लोरीन की कम होती है। तो सबसे कम हो जाएगा इसका क्लोरोमेथेन का, तो ये हो जाएगा CH3Cl, है ना। फिर इससे अधिक होगा कि कौन होगा, ये होगा ब्रोमोमेथेन, तो ये हो जाएगा CH3Br। फिर इससे अधिक किसका होगा, इसमें 3 है इसमें 2 है, तो ये होगा यानी हो जाएगा ये CH2Br2 डाईब्रोमोमेथेन। फिर सबसे अधिक किसको होगा ब्रोमोमेथेन में या फिर ब्रोमोफॉर्म में ना, CHBr3। ठीक, तो यहाँ पे ये अरेंज हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के। अगला आ दिया दूसरा 1 क्लोरोप्रोपेन, तो ये हो जाएगा CH3CH2 और यहाँ हो जाएगा क्लोरीन। ठीक, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तो ये है CH3 और यहाँ हो जाएगा Cl, है ना। यहाँ दिया है 1 क्लोरोब्यूटेन, तो ये हो जाएगा CH3CH2 और यहाँ हो जाएगा क्लोरीन, है ना। तो इसको अरेंज करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ जो क्लोरीन की नंबर है वो इक्वल है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 और इसमें भी 1। तो यहाँ पर जो हेलोजन एटम की जो संख्या है कांस्टेंट है, मतलब सेम है। वेरी क्या कर रहा है, यहाँ पर 3 कार्बन पर एटम है, इसमें 2 है और इसमें कितने हैं 3 है, मतलब 4 है ना। तो सबसे कम किसका होगा, तो अच्छा बताया थे जब हम आइसोमेरिक यानी जब ब्रांचिंग कर रहे थे तो ब्रांचिंग बताए थे कि जैसे हम ब्रांचिंग करते चले जाते हैं उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वह कम होता चला जाता है, यानी डिक्रीज होता चला जाता है। तो सबसे कम किसका होगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड से होगा, यानी हो जाएगा ये CH3CH और यहाँ हो जाएगा CH3 और यहाँ Cl। तो सबसे कम इसका होगा। फिर इससे अधिक किसका होगा, इसका होगा 1 क्लोरोप्रोपेन का, तो ये हो जाएगा CH3CH2 और यहाँ Cl, है ना। फिर सबसे अधिक किसका होगा, ये हो जाएगा CH3CH2 और ये हो जाएगा Cl, है ना। तो यहाँ पर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया ना। 2 क्वेश्चन दिए गए थे NCERT का, इंटेक्स क्वेश्चन था, इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आगे हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे SN1 और SN2 रिएक्शन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसको थोड़ा हम लोग इंजॉय के साथ पढ़ेंगे। और
यहाँ पर जो भी है इसमें कोई डाउट हो, जहाँ अभी तक पढ़ाया जा चुका है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।